नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। हम लगातार ये दावा करते हैं कि हम सबसे जल्दी खबर पहुंचाने का काम नहीं करते, लेकिन सबसे सही एनालिसिस आप तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करते हैं। अगर आपको याद होगा, आज की तारीख है 17 अप्रैल और 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो किया था और उसमें बहुत साफ साफ कहा था, जिस वीडियो में मोदी से ट्रंप की बात थी उसमें बिल्कुल साफ साफ यह कहा था कि अगर समझौते का माहौल बनता है तो ट्रंप खुद पाकिस्तान जाएगा और दुनिया को दिखाना चाहेगा, अपनी जनता को दिखाना चाहेगा कि देखो हमने समझौता कर लिया। कई लोगों ने कमेंट में लिखा था कि बेकार की बात है, ट्रंप कभी पाकिस्तान नहीं जाएगा ऐसे माहौल में। और देखिए, कल डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है, फॉक्स न्यूज से बातचीत में खुद कहा है कि अगर समझौता फाइनल होता है तो मैं पाकिस्तान जाऊंगा। और यह तय मानिए कि अगर समझौता होता है तो ट्रंप खुद जाएगा वहां पर, ईरान से पेजेश्कियान जाएंगे और वहां पर खड़े होकर दोनों हाथ मिलाएंगे और दुनिया को यह दिखाया जाएगा कि देखो ट्रंप ने कैसे समझौता करा दिया। और ट्रंप इस समझौते के लिए झुकता हुआ लगातार नजर आ रहा है। कल जो हुआ है, लेबनान में 10 दिन का सीज फायर जो हुआ है, और यह बेहद मजेदार सीज फायर था। आपको पता है, वाशिंगटन में लेबनान और इजराइल के बीच में सीधी बातचीत हुई थी, लेकिन कहीं ये लोग पहुंच नहीं पाए थे क्योंकि इजराइल की जो मांगे थी वो बेहद खतरनाक मांगे थी। 3 जोन में लेबनान को बांटने का ये वो दुनिया भर की मांगे थी। वो एक तरह से गुलाम करने की मांग थी, इसीलिए लेबनान तैयार नहीं हो रहा था। और जब यह कहा गया कि इजराइल के प्रधानमंत्री से सीधी मुलाकात हो जोसेफ ऑन की, जो लेबनान के प्रधानमंत्री हैं, तो कहा यह जा रहा है कि जोसेफ ऑन ने मना कर दिया था नेतन्याहू से मिलने के लिए। कल अचानक ट्रंप यह घोषणा करता है कि लेबनान और इजराइल के बीच में 10 दिनों का सीज फायर हो गया है, समझौता हो गया है। यह ऐसी घोषणा थी जिसके बारे में नेतन्याहू को भी पता नहीं था, नेतन्याहू को बताया भी नहीं गया और उसके ऊपर यह ऑर्डर लाद दिया गया कि 10 दिन तक तुम कोई लड़ाई नहीं करोगे लेबनान के साथ, और उसके बाद सीज फायर को और बढ़ाया भी जाएगा। आप यह समझिए कि इजराइल के अंदर इस बात को लेकर गुस्सा है और नेतन्याहू के समझ में नहीं आ रहा है कि इसको स्पिन कैसे करे, इसको अपनी जीत कैसे बताए। क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में यही दिखाया गया कि लेबनान में तो जीतता हुआ चला जा रहा है नेतन्याहू, लेकिन हकीकत यह है कि हिजबुल्लाह ने जिस तरह से नॉर्दर्न इजराइल में लगातार अटैक किया है, नेतन्याहू ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी ताकत बची हुई है। ढेर सारे सैनिक इजराइल के मारे गए हैं, लोग अपने घरों से गायब हैं, घर छोड़कर भागे हुए हैं, और नॉर्दर्न इजराइल में लगातार मिसाइलें और रॉकेट्स बरसे हैं। तो इजरायली चाहते थे कि एक जंग जो है लेबनान के साथ कम से कम जीत ली जाए, और इस बीच में सीधे सीधे सीज फायर की घोषणा वो भी ट्रंप ने अपने तौर पर कर दी, वहां पर खड़े होकर ईरान की शर्त मानने के लिए। हिजबुल्लाह के जो एक एमपी हैं जिनका नाम है इब्राहिम मुसावी, उनका बयान आया और उन्होंने कहा कि ये जो सीज फायर की बात मानी गई है ये ईरान के कहने पर मानी गई है, और हम इस सीज फायर का पालन करेंगे बशर्ते इजराइल भी सीज फायर का पालन करे। अगर इजराइल सीज फायर तोड़ेगा तो हिजबुल्लाह दोबारा से हमले करेगा। ये बात बिल्कुल साफ है कि ईरान ने जो पहली शर्त रखी थी कि ईरान वाला जो सीज फायर है वो लेबनान में भी लागू कराया जाए, लेबनान पर इजराइल हमले करना बंद करे, ये शर्त ट्रंप ने मान ली है। दरअसल इसके पीछे कहानी है, ईरान ने बहुत क्लियर मैसेजिंग की थी, बहुत क्लियर मैसेज पहुंचाया था कि बहुत तमाशा हो गया, बेरूत पर हमला हो गया, बाकी जगहों पर हमला हो गया, बहुत तमाशा हो गया, और अगर लेबनान पर और हमले जारी रखेंगे ये लोग तो इजराइल के ऊपर ईरान सीधा हमला करेगा, वार को रिज्यूम कर लेगा। अमेरिकन बेसिस पर हमला नहीं करेगा, अमेरिका के साथ सीज फायर चलेगा, लेकिन इजराइल के साथ सीज फायर नहीं चलेगा और इजराइल पर सीधा अटैक करेगा ईरान। यह बात ईरान ने बड़े कायदे से मैसेज में पहुंचा दी थी अमेरिका वालों के पास, और अमेरिका जानता था कि इजराइल पर अगर हमला होता है इसका मतलब वार शुरू हो गया, दोबारा सीज फायर खत्म हो गया। और मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बता दूं कि ट्रंप नाटक कितना भी कर रहे हो, ट्रंप बातें कितनी भी कर रहे हो, लेकिन ट्रंप चाहते नहीं है कि जंग बढ़े। मैं ये नहीं कह रहा कि जंग नहीं बढ़ेगी, जंग बढ़ सकती है, अभी भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है ट्रंप कैसे भी इस जंग से अब बाहर निकलना चाहता है। एक और बात है, आपको याद होगा कल ही मैंने बताया था कि इजराइल लगातार यह बात कह रहा है कि अमेरिका में जो भी फैसला होता है पहले हमें बता दिया जाता है।
पाकिस्तान में बातचीत चल रही थी और जेडी वांस नेतन्याहू को फोन कर रहा था। ये सब बातें वहां के मीडिया में लगातार कही गई। अमेरिका ने ये वाला फैसला अपने दम पर लेकर बिना इजराइल को शामिल किए, इस फैसले में बिना इजराइल को शामिल किए ये फैसला लेकर इजराइल को उसकी औकात भी बताई है कि ठीक है, तुम्हारे जो लोग हैं वो अमेरिका में बहुत दबदबा बनाए हुए हैं, तुम्हारे जो दो बंदे बातचीत में बैठे हुए हैं, वो चाहे वो कुशनर हो चाहे विटकॉफ हो, ये लगातार बातचीत को फेल करने के लिए काम कर रहे हैं। ये सब ठीक है, लेकिन बॉस डोनाल्ड ट्रंप है, ये भी बताने की कोशिश की गई है। अब ट्रंप का बासिज्म चलता है या नेतन्याहू फिर से कुछ पलट देता है, सीज फायर तोड़ देता है, कोई नया तमाशा शुरू करता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जंग का रुकना नेतन्याहू के लिए बेहद खतरनाक है। इस जंग के बहाने ही कोर्ट में जो उसके खिलाफ केस चल रहा था उसकी सुनवाई टलवाई गई थी, और अब जब जंग खत्म हो गई है, फिलहाल के लिए सीज फायर हो गया है, तो सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से उसको कोर्ट में बुलवाएगा। एक और फैक्ट है जिसको समझना बेहद जरूरी है, जिसके बिना बात अधूरी रह जाएगी, जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता। सऊदी अरबिया को आप बहुत गौर से देखिए, और एक बात मैं बोल दूं कि जब भी एनालिसिस कीजिए मिडिल ईस्ट की, तो सऊदी अरबिया और यूएई को एक साथ मत रखिए। हालांकि यूएई के भी फॉरेन मिनिस्टर की ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत हुई थी। अब यह बातचीत क्यों हुई थी इस पर आगे बात कर लेंगे, लेकिन अभी सऊदी अरबिया की बात मैं कर रहा हूं। सऊदी अरबिया ने बहुत सीधे सीधे एक रुख अपनाया हुआ है, और वो रुख ये है कि जंग खत्म हो और होर्मुज खुले। मुझे नहीं पता कि जिस समय जंग चल रही थी उस समय जो वॉल स्ट्रीट जर्नल और दूसरे अखबार ये रिपोर्ट कर रहे थे कि एमबीएस लगातार दबाव बना रहे हैं इस बात का कि सीज फायर ना हो, ईरान पर लगातार हमला होता रहे। मुझे नहीं पता कि यह सच है या फिर वेस्टर्न मीडिया में फैलाया हुआ झूठ, लेकिन जो चीज बहुत साफ दिखाई दे रही है वो ये कि अब एमबीएस बिल्कुल नहीं चाहते हैं, क्राउन प्रिंस जो सऊदी अरबिया के हैं एमबीएस, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जंग दोबारा शुरू हो। वो चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल्दी से जल्दी खुले ताकि सऊदी अरबिया का बिजनेस शुरू हो। और इसीलिए कहा यह जा रहा है, बाकायदा खबर आई है कि उन्होंने एमबीएस ने ट्रंप को सीधा फोन लगाया, सीधी बात की, और उस बात में ट्रंप के ऊपर यह प्रेशर बनाया कि लेबनान में सीज फायर लागू करो ताकि कंप्लीट वार रुकने का, जंग बंदी का एक प्रोसेस शुरू हो सके, ईरान से बातचीत शुरू हो सके। एमबीएस ने कहा कि जब तक लेबनान में जंग जारी रहेगी तब तक ईरान आगे बातचीत के लिए तैयार नहीं होगा। तो एमबीएस अपने लेवल पर जंग रुकवाने के लिए फिलहाल काम कर रहे हैं, ये पक्की सी बात है। ईरान के साथ संपर्क में भी हैं, उनके मिनिस्टर्स की, ईरान के मिनिस्टर्स के साथ बातचीत हो रही है। मैंने आपको बताया था कि यूएई के फॉरेन मिनिस्टर ने भी अराक्ची से बातचीत की थी, और इस समय चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी पहुंचे हुए हैं ईरान में, और उनकी भी अराक्ची के साथ बातचीत चल रही है। यूएई के साथ जो बातचीत हुई है, यह कहा जा रहा है कि चाइना से लौटने के बाद, क्योंकि चाइना गए थे और चाइना में इन्होंने ईरान की शिकायत करने की कोशिश की थी, और चाइना के राष्ट्रपति ने साफ साफ कह दिया था कि ईरान हमारा बेहतर दोस्त है, बेहतर यह हो कि आप सब लोग जंग रुकवाने की तरफ आगे बढ़िए। तो यूएई ने जो बात की थी उसके बारे में यह कहा जा रहा है कि शायद यूएई ने यह कहा है कि हम अब इन हमलों में हिस्सा नहीं लेंगे, हम आपके किसी आइलैंड पर हमला नहीं करेंगे, और आप भी प्लीज हमारे जो डिफरेंट लोकेशंस हैं उन पर, खासतौर पर ऑयल गैस वगैरह की जो फैसिलिटीज हैं उनके ऊपर हमला न कीजिए। अराक्ची की तरफ से क्या कहा गया, जो बताया जा रहा है वो ये कि उन्होंने कहा कि अगर आप अपने बेसिस का इस्तेमाल हमारे ऊपर हमले के लिए नहीं करेंगे तो हम भी कतई आपके बेसिस पर, आपके अलग अलग इलाकों पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन ये तो कहने सुनने की बात है। अगर दोबारा जंग शुरू हुई, और क्यों मैं कह रहा हूं कि दोबारा जंग शुरू हो सकती है, कल रात को ट्रंप ने यह घोषणा की कि ईरान इस बात के लिए तैयार हो गया है कि वो न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। अब देखो, इसमें कोई तैयार होने वाली बात तो है नहीं, ये ठीक है, ट्रंप कह रहा है, अच्छी बात है, उसको भी अपनी जनता को सुनाना है, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान ने तो कभी कहा ही नहीं कि वो न्यूक्लियर बम बनाएगा। तो न्यूक्लियर बम ना बनाने के लिए तैयार होने का क्या मतलब है? ईरान तो पहले दिन से कह रहा है कि हमारा जो पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पीसफुल है, हमने एनपीटी साइन की हुई है, और हम बम बनाएंगे ही नहीं, हमें बनाना ही नहीं है बम। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इजराइल ने नहीं साइन की है, लेकिन ईरान ने साइन की हुई है। आईएईए बाकायदा था, डेविड ग्रासी था वहां पर और लगातार जांच करता था, और उस डेविड ग्रासी का बयान आया था कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना रहा है। तो यह बात तो ईरान ने पहले ही साफ की हुई है।
अब रही बात दूसरी बात उसने ये कही थी कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो हमें देने के लिए तैयार हो गया है। न्यूक्लियर डस्ट उसको कहा था कि न्यूक्लियर डस्ट हमको देने के लिए तैयार हो गया है, ये बात कही ट्रंप ने। और साथ में एक बयान और आया जिसमें ट्रंप ने कहा कि ईरान ने यूरेनियम ट्रांसफर करने का, वही डस्ट ट्रांसफर करने का वादा किया है और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। और ईरान का बयान यह है कि हमने ऐसा कोई वादा किया ही नहीं। तो बातचीत दो मुद्दों पर टिकी हुई है। अभी जब आसिम मुनीर ईरान गए हुए थे और ईरान से वो अमेरिका जा रहे हैं ये मैसेजिंग लेके, जो ईरान ने मैसेज दिया है, इनसाइडर्स ये बता रहे हैं कि ईरान ने मैसेज बहुत क्लियर दिया है कि हम 20 साल तक यूरेनियम एनरिचमेंट रोकने के लिए, मुलतवी करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम 5, 7 साल, 8 साल तक रोक सकते हैं। अगर आप सीज फायर कर रहे हैं, परमानेंट ये जंग रोक रहे हैं तो ठीक है, हम भी आगे बढ़ेंगे और 5-7 साल तक तो हम रोक सकते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट, लेकिन 20 साल हम नहीं रोकेंगे, नंबर 1। दूसरा, जहां तक न्यूक्लियर डस्ट का या एनरिच्ड यूरेनियम का सवाल है, ईरान ने बहुत क्लियर किया है कि वो उसकी चीज है और वो अमेरिका को नहीं सौंपेगा। इसमें समझौता ये हो सकता है कि किसी थर्ड स्टेट को वो सौंप सकता है। यह हो सकता है कि एनरिच्ड यूरेनियम अगले 5 साल के लिए, 7 साल के लिए रशिया में या चाइना में या ऐसे किसी मुल्क में जिस पर भरोसा करता है ईरान, उसके पास रह सकता है। यहां तक तो ईरान मान सकता है, लेकिन अमेरिका को वो अपना एनरिच्ड यूरेनियम नहीं देगा, यह बात बिल्कुल क्लियर है। वैसे कल मजाक में कई लोगों ने पोस्ट किया था, लेकिन जो डिप्लोमेसी होती है उसमें मजाक भी कई बार सच हो जाता है। और वो ये था कि आसिम मुनीर ये भी तो कह सकते हैं कि यार क्यों एनरिच्ड यूरेनियम की चिंता कर रहे हो, हमारे पास एटॉमिक बम है, कल को हम एक आध दे देंगे अगर तुम्हें जरूरत पड़ी इजराइल के खिलाफ। ये बात मजाक जरूर लग रही है अभी, लेकिन एक बात पर आप ध्यान दीजिए कि एक और प्रोसेस लगातार चल रहा है इजराइल के खिलाफ, और वो प्रोसेस है जो ईरान जंग के पहले भी चल रहा था। तुर्की, इजिप्ट, पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच एक समझौता होने की बात है। यानी पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच जो समझौता हुआ है उसमें इजिप्ट और तुर्की के शामिल होने की बात लगातार हो रही है। यानी नाटो टाइप का ये एक ऐसा डिफेंस ग्रुप बनेगा जो इजराइल के खिलाफ किसी भी अरब मुल्क में हमला होने पर मदद कर सकता है, या जैसा कि इजराइल का प्लान है कि इसके बाद तुर्की के ऊपर हमला होगा तो उस हमले में ये सारे मुल्क मिलकर इजराइल के खिलाफ हो सकते हैं। इनमें देखिए, पाकिस्तान के पास यूरेनियम है, सऊदी अरबिया के पास पैसा है, तुर्की नाटो का मेंबर है और उसके पास जबरदस्त हथियार और नेवी है, और इजिप्ट के पास भी जबरदस्त सेना है। तो अगर इन 4 मुल्कों का एक ऐसा ग्रुप बनता है, नाटो टाइप का ग्रुप बनता है, जिसमें यह फैसला करते हैं कि हम में से किसी मुल्क पर अगर हमला हुआ तो हम सब मिलकर उसका जवाब देंगे, तो यह इजराइल के लिए बड़ा सरदर्द बनने वाला है। अब ईरान इसमें शामिल होगा कि नहीं, पक्की बात है कि शुरुआत में तो ईरान शामिल नहीं होगा, लेकिन ईरान के साथ भी एक वर्किंग समझौता हो सकता है। चाइना के विदेश मंत्री वहां पर हैं और चाइना इस जंग में ईरान के साथ पूरी तरह से खड़ा रहा है, यह बार बार बताने की जरूरत है नहीं। तो चाइना के विदेश मंत्री, रशिया के विदेश मंत्री लावरोव, जिनका कल जबरदस्त बयान आया है, लगातार बयान आ रहा है, पाकिस्तान के आसिम मुनीर ईरान जाते हैं, ईरान से अमेरिका जाते हैं, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ तमाम अरब मुल्कों से बात कर रहे हैं और उसके बाद शायद वो भी अमेरिका जाएंगे। तो प्रोसेस तो चल रहा है कि कैसे भी जंग को रुकवाया जाए। अब इस प्रोसेस में अगर केवल ईरान को दबाने की कोशिश होगी तो कतई सफल नहीं होगा। इसीलिए पहली जो बात मानी गई है वो वाशिंगटन से मानी गई है, अमेरिका ने माना है, और वो ये कि लेबनान के साथ वार बंद करे इजराइल, और वो हो गया है। यानी ईरान की पहली शर्त मान ली गई है। ईरान के सामने ट्रंप एक बार और झुका है, पहली शर्त मान ली है, और ये अपने आप में बड़ी बात है। अब जंग होने के अगर हालात बनते हैं, क्योंकि दिखाई देता है, जो एयर ट्रैकिंग डिवाइस होती है उस पर अगर आप देखेंगे, ये वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, तो लगातार अमेरिका से फाइटर जेट्स वगैरह मिडिल ईस्ट में आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ईरान ने भी पूरी तैयारी की हुई है, जो वॉलंटियर्स वो जुटा रहे थे जंग के लिए कि कितने लोग तैयार हैं इस जंग में हिस्सा लेने के लिए, तो 26 मिलियन यानी 2,60,00,000 लोगों ने अपना नाम रजिस्टर कराया है कि अगर अमेरिका दोबारा हमला करता है या जमीन पर उतरने की कोशिश करता है तो आर्मी, IRGC के अलावा
2,60,00,000 लोग और तैयार हैं उनके खिलाफ जंग लड़ने के लिए। आप सोचिए, 9 करोड़ की आबादी है और 9 करोड़ की आबादी में 2,60,00,000 लोग तैयार हैं जंग लड़ने के लिए अमेरिका के खिलाफ। तो अगर जमीन पर अमेरिका की सेना आती है तो उसको IRGC और बाकी सबके अलावा जो आर्मी है, वहां पर पुलिस है, उसके अलावा 2,60,00,000 ईरानियों का भी मुकाबला करना पड़ेगा। तो जमीन पे उतरना कितना मुश्किल होगा यह आप समझ सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। ट्रंप कल तो ईरान की बहुत तारीफ कर रहा था, लेकिन तारीफ करते हुए भी यह दावा करता है कि हमने उनका एयरफोर्स खत्म कर दिया है, हमने उनकी नेवी खत्म कर दी है, हमने उनका यह खत्म कर दिया है, वो खत्म कर दिया है। एक तो देखिए ईरानी अपने मुल्क से किस कदर मोहब्बत करते हैं, इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जिन पुलों को तोड़ा गया था उन पुलों को 3-3, 4-4 दिन के अंदर दोबारा तैयार कर दिया गया। जिन हॉस्पिटल्स को तोड़ा गया था उनको फटाफट दोबारा काम करने के लिए तैयार किया जा रहा है, लोग लग गए। लेकिन जो कहानी सुना रहा हूं वो इससे अलग है। आसिम मुनीर जिस समय पाकिस्तान से आ रहे थे ईरान में, तो उन्होंने ईरान से कहा कि हमें 2 फाइटर जेट्स की परमिशन दीजिए जो मेरे दाएं बाएं चलेंगे कि अगर कोई हमला होता है तो वो उसका मुकाबला कर लें। ईरान ने कहा कि नहीं, आपको हम परमिशन नहीं देंगे अपने 2 फाइटर जेट लाने के लिए, आपको हम 4 फाइटर जेट्स देंगे जो आपको बाकायदा एस्कॉर्ट करके बिल्कुल सेफली तेहरान तक ले आएंगे। जो ही आपकी जहाज ईरान की सीमा में घुसेगी, हमारे फाइटर जेट्स आपके साथ हो जाएंगे और वो फाइटर जेट्स आपको तेहरान तक लेकर आएंगे। यानी आसिम मुनीर का जो प्लेन आया है उसको एस्कॉर्ट करने के लिए 4 फाइटर जेट भेजे हैं ईरान ने। आप इसको चाहे तो ऐसे देख लें, इज्जत की तरह से देख लें कि बहुत आसिम मुनीर को इज्जत मिली है, ये सबको मिलती है, ये प्रोटोकॉल है कि सेफली लाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं हो। बड़ी बात जो इसके पीछे ये है कि एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं हमने उनका एयरफोर्स खत्म कर दिया और इसलिए ही शायद आसिम मुनीर ने यह कहा होगा कि हम अपने फाइटर जेट लेके आ रहे हैं। उनको लगा होगा कि ईरान के पास तो अब एयरफोर्स है ही नहीं, फाइटर जेट्स है ही नहीं। आमतौर पे माना जाता है कि ईरान की जो फाइटर जेट्स हैं या ईरान की जो एयरफोर्स है वो कोई खास नहीं है, उन्होंने बहुत उस पर ध्यान नहीं दिया, मिसाइल्स पर ध्यान दिया। लेकिन ईरान ने अपने 4 फाइटर जेट आसिम मुनीर को लाने के लिए भेजकर यह दिखा दिया कि एयरफोर्स हमारा है, ट्रंप झूठ बोल रहा है, हमारे पास फाइटर जेट्स हैं और हमारा एयरफोर्स खत्म नहीं हुआ है। और नेवी को लेकर तो सिर्फ इतना समझा जा सकता है कि ब्लॉकेट पर ब्लॉकेट लगाया ट्रंप ने, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए अपनी नेवी भेजने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसको अच्छी तरह से पता है कि माइंस भी अपनी जगह पर हैं और ईरान की छोटी जहाजों वाली जो नेवी है वो जबरदस्त खतरनाक है। तो ट्रंप के दावे बस दावे हैं। पिछली बार दावा कर दिया गया था कि सारा यूरेनियम उनका खत्म कर दिया गया, सारा न्यूक्लियर प्रोग्राम ओब्लिटरेट कर दिया गया, उसका बड़ा प्रिय शब्द है। और अब कह रहा है कि B-2 बॉम्बर से हमने बम गिराया था तो बहुत नीचे सुरंग में उन्होंने छुपा दिया है, वो हमें चाहिए। हकीकत यह है कि पहाड़ों के नीचे, पत्थर के पहाड़ों के नीचे, और वहां ग्रेनाइट के पत्थर के पहाड़ होते हैं। अगर आप लोग UAE, ओमान वगैरह गए होंगे तो वहां जो जबल होते हैं वो मिट्टी के होते हैं, लेकिन ईरान में ग्रेनाइट पत्थर के पहाड़ हैं जिनको वैसे ही तोड़ पाना बहुत मुश्किल है और उनके भी काफी नीचे मिसाइलें और बाकी सारी चीजों के साथ यूरेनियम रखा हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है जहां तक अमेरिका 7 जन्म में पहुंच नहीं सकता है। तो जंग में जो नहीं पा सके, जंग में यूरेनियम नहीं हासिल कर सके, मैंने आपको बहुत विस्तार से बताया था कि ये जो आर्मी इनकी घुसी थी, जो एयरफोर्स इनकी घुसी थी ईरान के अंदर, वो किसी को रेस्क्यू करने के लिए नहीं घुसी थी, वो बेसिकली यूरेनियम चुराने के लिए घुसी थी। और उसके कई जहाज टूटे, कई जहाजों पर हमला हुआ और उनको दुम दबाकर वहां से भागना पड़ा। तो जो जंग में आप हासिल नहीं कर सके यूरेनियम चुराना, वो आप बातचीत के टेबल पर हासिल करना चाहते हैं, वो भी ईरानियों से, जिनके बारे में ट्रंप पहले ही कह चुका है कि ईरानी कोई जंग नहीं जीतते लेकिन बातचीत की टेबल पर कभी नहीं हारते। तो इस बार तो उन्होंने जंग भी जीती है। आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि बातचीत के टेबल पर वो हार जाएंगे? तो अभी फिलहाल ये माहौल है कि बातचीत की पूरी संभावना बनी हुई है। नंबर 1, लेबनान में जो सीज फायर लागू हुआ है वो सिर्फ इसलिए कि ईरान की पहली शर्त माननी थी, वो मान ली गई। आसिम मुनीर से लेकर चाइना के विदेश मंत्री, रशिया के विदेश मंत्री और अरब मुल्कों के नेता लगे हुए हैं कि कैसे भी दोबारा बातचीत हो जाए। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा था कि अगर बातचीत के लिए, क्योंकि इस बार बातचीत होगी तो डील होगी, बातचीत हो रही है, सारी शर्तें पहुंचाई जा रही हैं, आ रही हैं।
अब बातचीत तभी होगी जब दोनों एक दूसरे की शर्तें इतनी मान लेंगे कि दोनों डील करने को तैयार हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो जैसा मैंने 3-4 दिन पहले बता दिया था आपको, ट्रंप पाकिस्तान जाएगा और वहां से तस्वीरें आएंगी ट्रंप और पेजेश्कियां साहब की एक साथ, शहबाज शरीफ बीच में होंगे। या यह बातचीत नहीं होगी और एक बार फिर से अमेरिका ईरान पर हमला करेगा और ईरान में 2.5-3 करोड़ लोग तैयार बैठे हुए हैं अमेरिका के हमले का मुकाबला करने के लिए। और अगर ईरान के पावर प्लांट्स वगैरह पर हमला हुआ तो ईरान पलट कर तबाह कर देगा पूरे मिडिल ईस्ट को, अमेरिकन बेसिस को और इजराइल को भी। हम तो यही चाहेंगे कि दूसरा ऑप्शन ना हो, ट्रंप का दिमाग काम करे, जैसे लेबनान में सीज फायर की शर्त मानी है और भी कुछ शर्तें माने, ईरान भी कुछ शर्तें मानेगा ही और जल्दी से जल्दी जंग खत्म हो। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।